नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम खाती काव्य क्लासेस नौर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है सीईटी के अलावा और भी कंपटीशन में मतलब क्वेश्चन आते हैं, उसका इंट्रोडक्शन है वो आज मैं आपको शुरू करवाने जा रहा हूं। और हम जीरो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कहीं भी मतलब कोई प्रकार की डाउट नहीं आएगी, आपको एकदम जीरो से सिखाया जाएगा कंप्यूटर। फिलहाल एक कंप्यूटर इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ बातें वो मैं पहले बता देता हूँ। कंप्यूटर के बारे में आपने सुना होगा, कहीं पढ़ा भी होगा, कंप्यूटर देखा होगा, चलाया भी होगा। कंप्यूटर जो मशीन है वो एक सिंपल तरह की मशीन है जिसको आप आराम से सीख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मतलब ध्यान से समझो तो कुछ नहीं है। कंप्यूटर जो स्क्रीन पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है उसमें आपको एक सीपीयू दिखाई दे रहा है, उसके अलावा एलसीडी है, कीबोर्ड है, माउस है। अब इसको बनाने वाले ने बना दिया, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो भी लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो कैसे यूज़ किए गए हैं, उनको कैसे हमें चलाना है, ये चीज़ें जानने के लिए हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का मुख्य पार्ट होता है। कंप्यूटर के मुख्य पार्ट है सीपीयू का जो पूरा नाम है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और हिंदी में अगर बात करें केंद्रीय संसाधन इकाई है। अब केंद्रीय संसाधन इकाई है वो एक बीच की इकाई है, इसके द्वारा ही कंप्यूटर संभव हुआ है। अगर कंप्यूटर से आउटपुट लेना है या कंप्यूटर को इनपुट देना है तो सबसे पहले बात सीपीयू की आएगी। अगर सीपीयू आपके पास है तो आप इनपुट दे सकते हैं या आउटपुट ले सकते हैं। अब इनपुट देने के लिए या आउटपुट लेने के लिए आपको अलग अलग उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने पहले सुना होगा जो एलसीडी है वो आउटपुट का काम कर रही है, कीबोर्ड है, माउस है वो इनपुट का काम कर रही हैं। उसके अलावा आपने प्रिंटर है, स्कैनर है, और भी बहुत सारे उपकरण हैं जो आपने सुने होंगे, लेकिन आपको ये पता होना ज़रूरी है वो इनपुट है या आउटपुट। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल कंप्यूटर का जो बेसिक परिचय है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब अगर आपके पास मान लीजिए कंप्यूटर है तो आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। उसके अलावा सीपीयू को तैयार करने के लिए कौन से हार्डवेयर काम में लिए गए हैं, और जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया उसके बाद में जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो कौन सी मेमोरी काम कर रही है, उसके अलावा जो भी उपकरण है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, यह चीज़ हम अब जानेंगे। सीपीयू फिलहाल है, आप जो देख रहे हैं चित्र में ये सीपीयू है। अगर सीपीयू की बात की जाए, जो सीपीयू कंप्यूटर का तैयार किया गया है वो आप बार बार जैसे कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का हार्ट किसे कहा जाता है, इस तरह से, और उनका 99% उत्तर है सीपीयू ही होता है। उसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि कंप्यूटर जब तैयार किया गया तो सबसे पहले जो मशीन तैयार की गई वो सीपीयू थी। सीपीयू तैयार होने के बाद में अब उस सीपीयू से आउटपुट लेना है या फिर इनपुट देना है वो बाद में देखा गया। अब फिलहाल आप देख रहे हो जो सीपीयू है उससे अगर आपको आउटपुट की जरूरत है तो आप यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हैं एलसीडी। अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट में आप कीबोर्ड और माउस देख रहे हैं। अब ये तो इसका बेसिक परिचय है, मतलब कंप्यूटर क्या काम आ रहा है, किस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो अब आपको देखना है कीबोर्ड, माउस, सीपीयू काम कैसे करेगा। आपके पास सीपीयू है, सीपीयू को आपने पावर दे दी, उसके अलावा आपने एलसीडी को पावर दे दी। अब आप क्या काम करोगे, यहाँ से ऑन और ऑफ का आपको यहाँ पे बटन दिखाई देगा, उस बटन को आप प्रेस करोगे। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाई देगी। धीरे धीरे कंप्यूटर 5-10 सेकंड बाद में एक स्क्रीन लेके आ जाता है। आपको ये पता होना चाहिए वो स्क्रीन कहाँ से आ रही है और किस तरह आ रही है। आपके पास सीपीयू है, उस सीपीयू में एक सॉफ्टवेयर किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर। अब जो कंप्यूटर है जिसको आप मशीन बोल रहे थे, इसको एक सॉफ्टवेयर ही चलाता है और उस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर बात करें वर्तमान में तो वर्तमान में आप देखोगे विंडो 11, 10 इस तरह से आपको सुनने को मिलेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अगर उससे पहले की आप बात करोगे विंडो 7 मिल जाएगी, 8 है, 8.1 है, एक्सपी है। उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्जन थे जो माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर तैयार करते हुए लॉन्च किए थे। अभी वर्तमान में विंडो 10 है और 11 ये दोनों चल रही हैं।
अब आप कंप्यूटर को यहाँ से ऑन करें, ऑन करने के बाद जो स्क्रीन आप सबसे पहले दिखाई देगी आपको, वो आप उसको होम स्क्रीन बोल सकते हो या डेस्कटॉप बोल सकते हो। ये एक सिंपल प्रक्रिया है। अब आप देखोगे कंप्यूटर को तो ऑन करना आता है, आपने कंप्यूटर को ऑन कर लिया, लेकिन आपको ये नॉलेज होना चाहिए अगर कोई भी कंप्यूटर काम कर रहा है तो उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिलके काम कर रहे हैं। कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है वो इस तरह से दिखाई देगी। एक बार आप कंप्यूटर को ऑन करोगे, ऑन करने के बाद आपको जो मुख्य स्क्रीन दिखाई देगी उसमें आपको डेस्कटॉप दिखाई देती है, होम स्क्रीन। अब जो होम स्क्रीन है उस पर आपको बहुत सारे आइकन भी दिखाई दे रहे हैं। आइकन के अलावा आप देखोगे नीचे एक आयताकार पट्टी है जिसको आप टास्क बार बोलते हो। इस पट्टी में आपको एक स्टार्ट बटन भी दिखाई दे रहा है। ये तो कंप्यूटर ऑन करने की प्रक्रिया थी। कंप्यूटर ऑन कर लिया। अगर आपको कंप्यूटर में आगे प्रोग्राम वगैरह आते हैं तो आप आसानी से यहाँ से प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जिनको कंप्यूटर नहीं आता है उनके लिए ये बहुत हार्ड है। एक बार आप इनको सिंपल तरीके से समझोगे, मतलब कंप्यूटर ऑन किया है, जो प्रोग्राम दिखाई दे रहे हैं उनको कैसे ओपन किया जाता है, उसके अलावा अगर कोई भी प्रोग्राम को आपको यहाँ से हटाना है या फिर ऐड करना है तो वो किस तरह ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने आपको कंप्यूटर को ऑन करना बताया है, जो इसका इंट्रोडक्शन है वो। अभी आप क्या काम करोगे, कंप्यूटर को ऑन किया, ऑन करने के बाद आप जिस स्क्रीन पे आए उसको आप डेस्कटॉप बोलोगे। ये बात आपको याद रखनी है। कंप्यूटर को आपने एक बार ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के बैकग्राउंड में एक सॉफ्टवेयर ने काम किया है, प्लस में हार्डवेयर ने काम किया है। अभी हम इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। जो सीपीयू है मेन मुख्य, जिसको कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क भी बोला जाता है, ये चीज़ें मुख्य क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है। अभी आपको जो स्क्रीन पर है चित्र दिखाई दे रहा है सीपीयू। इस सीपीयू में आपको एक सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में, जो मैंने अभी बताया ऑपरेटिंग सिस्टम, वो काम कैसे कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताया गया है कि आपको इस मशीन को रन करना है। रन करने के लिए आपको स्क्रीन पे क्या दिखाना है, उसके बाद में आपको कौन कौन से प्रोग्राम ऐड करने हैं, ये सारा काम ये सॉफ्टवेयर करेगा। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के ही होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमेशा कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। मतलब जो कंप्यूटर सबसे पहले तैयार किया जाता है, जिस ये सीपीयू तैयार किया गया है तो इसमें सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम किया गया है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद में अगर आपने कंप्यूटर ऑन कर लिया और जो भी आप एप्लीकेशन काम में ले रहे हो, मतलब आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरी करने के लिए जो भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम चला रहे हो, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम में जाते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिलहाल अगर बात करें, ये जो सीपीयू है ये केंद्रीय संसाधन इकाई है। मतलब कंप्यूटर जब तैयार किया गया तो सारा का सारा इस पे ध्यान दिया गया। ये सीपीयू तैयार कर दिया गया, उसके बाद में सीपीयू से किस तरह से आउटपुट लेना है और इस सीपीयू को इनपुट किस तरह से देना है, उसके लिए अलग अलग उपकरण काम में लिए गए। सीपीयू में अगर मुख्यतः आप बात करोगे तो आपको इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड पे सारी चीज़ एक जगह स्लॉट में लगाई होती है। मदरबोर्ड में अगर बात करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी है। मेमोरी के अलावा अगर आप बात करोगे कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई है, और उसके अलावा बाहर के जो भी उपकरण आप अटैच करोगे सारे के सारे मदरबोर्ड में अटैच रहते हैं। अभी आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है सीपीयू का, इसको आपको ऑन करना आना चाहिए। ऑन करने के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर रन हो रहा है और उसके अलावा इसमें हार्डवेयर कौन सा है। उसके बाद में अगर बात करें इंट्रोडक्शन के अंदर, तो कंप्यूटर काम कैसे करता है। अभी आपने कंप्यूटर ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद में जो बैकग्राउंड में कंप्यूटर काम कर रहा है, बैकग्राउंड के अंदर आप देख रहे हो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी ये सीपीयू है। अब सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट है, उसके बाद में एएलयू है यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और मेमोरी यूनिट है। इधर आपको दिखाई दे रहा है इनपुट यूनिट और इधर दिखाई दे रहा है आउटपुट। जो सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होती है वो पूरा सीपीयू, मतलब जितने भी उपकरण हैं वो सारे के सारे कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल किस तरह करता है, वो अंदर की प्रक्रिया है। आपने अगर गणना करनी है तो यहाँ पे एएलयू काम करेगा। अगर आपको कोई भी डेटा सेव करना है, मतलब परमानेंट कंप्यूटर के अंदर सेव करना है, तो वह मेमोरी यूनिट का काम है। अगर आपको कोई भी उपकरण मतलब कंट्रोल करवाना है सीपीयू से, तो वो कंट्रोल यूनिट का काम है। अब ये सब काम करवाने के लिए आपको
उपकरण की जरूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इनपुट यूनिट। अगर कंप्यूटर के साथ आप काम कर रहे हो और कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना चाहते हो तो आपके पास माउस, कीबोर्ड, ये दो चीज़ होना ज़रूरी है। माउस से आप कंप्यूटर को कंट्रोल भी कर सकते हो, कहाँ पे इनपुट करना है, किस फोल्डर को ओपन करना है, किस फाइल को आपको ओपन करना है, देखना है, ये सारी चीज़ आप माउस से करते हो। और कीबोर्ड सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है कंप्यूटर के लिए। अगर बात करें कीबोर्ड की तो कीबोर्ड हमेशा इनपुट टेक्स्ट है और उसके अलावा नंबरिंग है, ये चीज़ें टेक्स्ट इनपुट करने के लिए आपको कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कीबोर्ड या माउस से यहाँ से कोई भी चीज़ इनपुट करवा रहे हैं तो वो आपके डेटा पर डिपेंड करता है कि आपका डेटा क्या है, उस डेटा पर आपको क्या काम करना है। उसके बाद में जो CPU है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो आगे काम को बांटती है, मतलब किस तरह कंट्रोल करना है या गणना करनी है या फिर उसको स्क्रीन पर किस तरह दिखाना है, ये चीज़ CPU करेगा। अभी जो आपने डायग्राम देखा उसमें आपको ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही। अभी जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें आपको सीधा कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से यूजर क्या करेगा, इनपुट प्रेस करेगा। मतलब कोई भी प्रोग्राम चला रहा है उसको अंदर से, मतलब CPU है उसके अंदर कोई भी काम करवाना है तो वो यहाँ से इनपुट करेगा। इनपुट करने के बाद CPU के पास वो निर्देश जाएगा और CPU उस पर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद वो LCD पर हमको दिखाई देता है। और माउस से हम पूरी स्क्रीन कंट्रोल करते हैं, मतलब इस स्क्रीन पर कौन सा प्रोग्राम चलाना है, किसको हटाना है। तो माउस और कीबोर्ड दोनों इनपुट का काम कर रहे हैं। यहाँ जो मैं आपको बता रहा था अभी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो CPU के अंदर बैकग्राउंड में काम करती है मदरबोर्ड पर। उसके बाद में कोई भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो हमेशा आउटपुट के द्वारा ही दिखाई दे रही है, या कंप्यूटर से आप कोई भी परिणाम निकाल रहे हो वो आउटपुट के द्वारा ही निकालोगी। आउटपुट में जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, इस तरह की डिवाइस आती है। अब मॉनिटर का क्या काम है आपको पता है, स्क्रीन दिखाने का काम है। अगर आपने कंप्यूटर पे कोई भी फाइल ओपन की है वो किस तरह दिखाई देनी चाहिए, या आप कोई वीडियो देख रहे हैं वो किस तरह दिखना चाहिए, ये चीज़ काम करेगी मॉनिटर। और मॉनिटर हमेशा आउटपुट में आएगा। अगर आपको कोई भी फाइल का प्रिंट आउट निकालना है तो आपको हमेशा प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। अब प्रिंटर यहाँ पे आउटपुट क्यों है और उसके अलावा कीबोर्ड इनपुट क्यों है, ये बात शायद आपको समझ में आ गई है। अगर इनपुट कोई भी डिवाइस है तो वो पहले CPU को निर्देश देगी, यानी गणना करनी है, स्क्रीन पर दिखाना है या फिर उसको परमानेंट सेव करना है। CPU उस पर काम करेगा। CPU काम करने के बाद अगर मेमोरी में सेव करना है परमानेंट तो वो सेव कर सकता है। अगर मेमोरी में कोई फाइल है वो यहाँ से रीड कर सकता है। उसके बाद में गणना करनी है तो वो भी गणना कर सकता है। गणना करने के बाद अगर मेमोरी में सेव करनी है तो भी सेव कर सकता है। कंट्रोल कैसे करना है या कंट्रोल को संकेत कैसे देना है, ये चीज़ इसमें एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है। और उसके बाद में अगर उसको परिणाम को स्क्रीन पर दिखाना है तो उसके लिए क्या है, आउटपुट डिवाइस। और अगर प्रिंट आउट लेना है तो उसके लिए प्रिंटर है। अगर स्क्रीन पे दिखाना है तो उसके लिए है मॉनिटर। सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है कीबोर्ड। अब आप कीबोर्ड का जो चित्र स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें आपको आसानी से 100+ की मिल जाएगी। अब 100+ की है, उनको याद रखना बहुत सिंपल है। आपको क्या काम करना है, 1-2 बार कीबोर्ड पे ध्यान से देखना है, मतलब ये की है या नहीं है। उसके बाद में उनको यूज करना है। जैसे जैसे आप यूज करोगे तो आप आसानी से 3 या 5 दिन में ये सारी सीख सकते हैं। सबसे पहले अगर कीबोर्ड के अंदर बात करें तो ये इनपुट होता है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके अंदर ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस क्या है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्यों है, इसके पीछे वजह ये है कि कीबोर्ड के बिना हम कंप्यूटर को निर्देश नहीं दे सकते, ना ही हम उसको डेटा दे सकते हैं। और अगर आप डेटा निर्देश नहीं दे सकते तो कंप्यूटर काम कैसे करेगा। अब कीबोर्ड की बात करते हैं। कीबोर्ड में जो कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं की के बारे में। सबसे पहले एस्केप की है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कीबोर्ड के अंदर। तो एस्केप की से हम कोई भी प्रोग्राम है उससे बाहर आ सकते हैं। बाहर आने के लिए भी आप एस्केप का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई स्पेशल प्रोग्राम में काम कर रहे हैं तो एक स्टेप बैक भी जा सकते हैं एस्केप की द्वारा, जो सबसे ऊपर आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगी एस्केप की। उसके बाद में अगर बात करें F1 से लेके F12 तक, यहाँ पे जो आपको की दिखाई दे रही है वो होती है फंक्शन की, F1 से लेके F12 तक। अब F1 का क्या काम है, 2 का क्या काम है, 3 का क्या काम है, इनको फंक्शन की क्यों बोला है, ये हम विस्तारित से बाद में बात करेंगे। आपको सिंपल तरीके से बता दूं कि फंक्शन की प्रत्येक प्रोग्राम में काम करती है अलग अलग। अब प्रोग्राम डिपेंड करेगा उस प्रोग्राम पे, मतलब किस प्रोग्राम में हो।
अगर आप कोई भी फाइल है उसमें अगर आप 2 प्रेस करते हैं तो वहाँ अब 2 के द्वारा आप रीनेम कर सकते हो फाइल का। उसके अलावा F1 से आप हेल्प ले सकते हो, F5 से आप कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हो, और उसके अलावा ये अकेले भी काम करती है और साथ में भी इनके जैसे कंट्रोल एल्ट जो आगे हम पढ़ेंगे वो भी की काम करती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये फंक्शन की होती कितनी है, तो आपको ये याद रखना है फंक्शन की हमेशा 12 होती है, F1 से लेके F12 तक। ये सिंपल तरीके का क्वेश्चन है जो आराम से क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई दे सकता है। टोटल कितनी की होती है F1 से F12 तक आप याद रख सकते हो। उसके बाद में अगर बात करें कीबोर्ड के अंदर सबसे ऊपरी जो लाइन है उसके जस्ट नीचे 2 नंबर जो लाइन है उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं संख्या 0 से लेके 9 तक संख्या होती है, और उसके अलावा उस पर स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। इनको आप न्यूमेरिक की भी बोल सकते हो और स्पेशल चिन्ह वाली की भी बोल सकते हो। अगर 0 से 9 की बात करें तो संख्या है और उसके अलावा विशेष चिन्ह भी दिए गए हैं। अब इनको याद रखना सिंपल है, लगातार दिए गए हैं, आप इनको याद भी रख सकते हैं। अगर बात करें @ चिन्ह की, हैज है, इस तरह से इनके ऊपर दिए गए हैं। अगर आपको इनको काम में लेना है चिन्ह को तो आपको यहाँ पे शिफ्ट बटन साथ में काम में लेना पड़ेगा। अगर शिफ्ट के साथ आप 2 प्रेस करे हो तो 2 पे जो आइकन @ दिखाई दे रहा है वो प्रेस होगा। उसके अलावा अगर आप विदाउट शिफ्ट काम में ले रहे हो तो ओनली 2। तो इस तरीके से ये कि आप काम में ले सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ मिलेगा बैक स्पेस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की होती है। बैक स्पेस हमेशा बाईं तरफ का जो अक्षर होता है उसको डिलीट करने के लिए काम में आती है। बैक स्पेस द्वारा हम जो भी टाइप कर रहे हैं उसमें बाईं तरफ का जो अक्षर है उसको आप हटा सकते हो। यहाँ पे आपको डिलीट भी दिखाई दे रही है जो मैं साथ में बता रहा हूँ। अगर आपको दाईं तरफ का हटाना है तो आप डिलीट काम में लोगे। अब दाईं तरफ और बाईं तरफ का मतलब क्या है, आप जब टाइपिंग करोगे तो माउस कर्सर आपको दिखाई देगा जहाँ पे आप टाइप कर रहे हो, तो उस टाइम जो कर्सर है जिस शब्द के बाईं तरफ है वो शब्द हटाना है तो आपको बैक स्पेस काम में लेना है। अगर दाईं तरफ का हटाना है तो आपको डिलीट काम में लेना है। उसके बाद में बात करते हैं 3rd लाइन में टैब की। टैब की भी सबसे इम्पोर्टेंट है। टैब की के द्वारा आप 0.5 इंच स्पेस छोड़ सकते हो सीधा डायरेक्ट। अगर आपको नॉर्मल स्पेस छोड़ना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन है जिसको स्पेस बार बोला जाता है, ये काम में ले सकते हो। स्पेस बार के द्वारा आप नॉर्मल स्पेस छोड़ोगे, अगर टैब की दबाओगे तो 0.5 इंच स्पेस छोड़ सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें QWERT QWERTY, ये नाम सुना होगा आपने, जो कीबोर्ड के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको A से लेके Z तक 26 अक्षर अगर प्रेस करने हैं तो ये 3 लाइनें आपको याद करनी होती है। A से Z के लिए आपको सबसे पहले बीच वाली लाइन याद करनी है। अगर टाइपिंग करोगे तो आप लेफ्ट हाथ में ये 4 बटन और राइट हाथ में ये 4 बटन आपको पता होना चाहिए। अगर आप अप और जे के ऊपर जैसे ही उंगली रखोगे तो आपको ऊपर उभरा हुआ एक निशान दिखाई देता है। आप आंख बंद करके भी इनको प्रेस कर सकते हो, अप और जे। उसके बाद में जो आगे के 3 बटन हैं वो आप बिना देखे भी प्रेस कर सकते हो। उसके बाद में जो ZXCVBNM ये जो लाइन है इसके अंदर भी आपको अक्षर दिए गए हैं, वो भी आप सीधा डायरेक्ट टाइप कर सकते हो। ये तीनों लाइनें मिलकर A से Z 26 जो अक्षर है वो पूरे करेंगी। यहाँ पे आप स्पेशल कैरेक्टर देख रहे हो जो टाइपिंग करते वक्त आपको अलग अलग तरीके से टाइप करने होते हैं, ये भी आप काम में ले सकते हो। उसके अलावा अगर बात करें लास्ट लाइन की, तो लास्ट लाइन में आपको कंट्रोल एल्ट स्पेस ये चीज़ दी गई है। कंट्रोल एल्ट और स्पेस क्या काम आते हैं? स्पेस आपको मैंने बता ही दिया, नॉर्मल स्पेस है। कंट्रोल एल्ट और शिफ्ट ये 3 की है, ये तीनों की स्पेशल होती है कीबोर्ड के अंदर, जो अकेली काम नहीं करती है। अकेली मतलब कंट्रोल एल्ट शिफ्ट अगर आप सीधा सिंगल तरीके से दबा रहे हो तो इनका कोई मतलब नहीं है। अगर आप कंट्रोल के साथ कोई दूसरा बटन प्रेस करे हो तो ये काम करेगी। जैसे कंट्रोल के साथ अगर ए प्रेस करे हो तो जितने भी शब्द है वो सारे सिलेक्ट होते हैं। कंट्रोल के साथ अगर आप एस प्रेस कर रहे हो तो उसके द्वारा आप फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके अलावा शिफ्ट, कंट्रोल और एल्ट आपको राइट साइड में भी दिखाई देंगे। तो हम जैसे कीबोर्ड को यूज़ करते हैं तो दोनों हाथ से टाइपिंग करते हैं, दोनों हाथ से आप कंट्रोल एल्ट और शिफ्ट काम में ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको एंटर बटन दिखाई देगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लाइन टाइप करें और दूसरी लाइन में आना चाहते हैं तो सीधा एंटर बटन दबाओ। अगर आपको कोई भी फाइल को ओपन करना है तो भी आप एंटर बटन दबा सकते हो। उसके बाद में अगर बात करें राइट साइड में जो बटन है उनकी, राइट साइड में आपको यहाँ पे
न्यूमेरिक कीपैड दिखाई देगा। न्यूमेरिक कीपैड के द्वारा आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो न्यूमेरिक कीपैड स्पेशल दिया गया है वो कैलकुलेशन करने के लिए दिया गया है। बाकी आप न्यूमेरिक यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है वो स्पेशल कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए दिया गया है। आप देख सकते हो बैंक वगैरह में ये कैलकुलेशन करने के लिए न्यूमेरिक कीपैड सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। यहाँ पे जो एंटर बटन है और यहाँ पे जो एंटर बटन है दोनों का सेम काम है। ये आपको पता ही है, प्लस माइनस कैलकुलेटर में जो काम आते हैं। यहाँ पे आपको 6 की दिखाई दे रही हैं, इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट, एंड और पेज डाउन। इनका अलग अलग काम है। कोई भी फाइल आपने ओपन कर रखी है, अगर उस फाइल में कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, मतलब कोई दूसरी फाइल लेके आनी है तो इंसर्ट काम में लो। उस फाइल के होम पेज पे जाना है तो होम पे क्लिक करो। पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पेज अप और डाउन की दी गई है। अगर फाइल के लास्ट में आना है तो आप एंड पे क्लिक कर सकते हो। डिलीट मैंने आपको बताया ही था, कोई भी शब्द दाईं तरफ से डिलीट करना है तो आप डिलीट काम में ले सकते हो। लास्ट में जो 4 की है वो आपको एरो की होती है, जिनको आप नेविगेशन की भी बोल सकते हो। एरो की के द्वारा आप जैसे माउस कर्सर को कंट्रोल करना चाहते हो ऊपर नीचे दाएं बाएं तो एरो की के द्वारा कर सकते हो। एरो की सबसे ज़्यादा गेम खेलने के लिए काम में आती है। अगर कीबोर्ड के अंदर आपको कोई भी गेम बढ़िया तरीके से खेलना है तो उसके लिए आपको एरो की काम में लेनी होगी। उसके बाद में ऊपर 3 की है, प्रिंट है, स्क्रीनशॉट है, स्क्रॉल लॉक है और उसके अलावा एक फ्यूज ब्रेक है। ये भी अलग तरीके से काम करती है। अगर आपको कोई भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप प्रिंट जो नाम लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट नीचे दिया गया है, इसके द्वारा ले सकते हैं। स्क्रॉल लॉक का मतलब होता है हमारे कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसको आप ऊपर नीचे दाएं बाएं करने से रोकना चाहते हो तो स्क्रॉल लॉक कर सकते हो। फ्यूज ब्रेक का मतलब है अगर आपकी स्क्रीन ऊपर नीचे आप फास्ट तरीके से कर रहे हैं तो उसको आप वहाँ से आसानी से रोक सकते हैं। ये जो कीबोर्ड है आपको दिखाई दे रहा है, इस पे जितनी भी की है उनके बारे में मैंने आपको बेसिक परिचय बताया है। आप अगर एग्जाम की बात करोगे तो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपको नॉर्मल तरीके से पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया फंक्शन की है वो टोटल कितनी होती है। उसके अलावा आपको कॉम्बिनेशन की पूछ सकते हैं जो अकेली काम नहीं कर रही है, शिफ्ट कंट्रोल एल्ट है, इनके साथ दूसरा बटन चाहिए आपको। उसके अलावा बैक स्पेस डिलीट है, ये भी पूछ सकते हैं। एंटर के द्वारा आप एक लाइन से दूसरी लाइन पे जा सकते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, तो एंटर की है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद में एक ग्रुप बनता है जिसका नाम होता है टुगल की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें ये बटन कहीं पे दिखाई नहीं देता है, लेकिन टुगल की एक 3 की का समूह है। 3 की कौन सी है अभी आपको बताते हैं। एक तो है कैप्स लॉक, एक है यहाँ पे स्क्रॉल लॉक और एक है यहाँ पे न्यूमेरिक लॉक। प्रत्येक का अलग अलग काम है। कैप्स लॉक के द्वारा आप बड़े और छोटे अक्षर टाइप कर सकते हैं। उसके अलावा स्क्रॉल लॉक अभी आपको मैंने बताया है, स्क्रीन जो आपकी स्क्रॉल हो रही है ऊपर नीचे उसको आप लॉक लगा सकते हैं। और न्यूमेरिक लॉक यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 जो लिखे हुए हैं न्यूमेरिक बटन, उनको आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। अगर आप कॉमन तरीके से सोचेंगे तो प्रत्येक बटन कुछ न कुछ ऑन और ऑफ कर रहा है। जैसे कैप्स लॉक कर रहा है, कैपिटल है, अगर आपको शब्द लिखने हैं तो कैपिटल आप बंद कर सकते हो यहाँ से। उसके अलावा अगर स्क्रॉल लॉक है वो स्क्रीन को ऊपर नीचे होने से रोक रहा है। न्यूमेरिक लॉक है जो 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं उनको रोक रहा है, मतलब कोई न कोई चीज़ बंद हो रहे स्टार्ट कर रहा है। तो इनके जो ग्रुप है तीनों का उसको नाम दिया गया है टुगल की। और ये एग्जाम में प्रश्न सिंपल तरीके से पूछ लिया जाता है कि स्क्रॉल लॉक है वो किस ग्रुप में आती है या न्यूमेरिक लॉक है वो किस ग्रुप में आती है, तो ये हमेशा उत्तर इसका टुगल की होगा। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में इस तरह दिखाई दे सकते हैं और नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, माउस कौन सा डिवाइस है। अभी मैंने आपको बताया था माउस कौन सा डिवाइस होगा। हमेशा आपको याद रखना है माउस हमेशा इनपुट का काम करता है। माउस है वो हमेशा किसका काम करेगा, इनपुट का। अगर बात करें क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन है उनकी 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आउटपुट नहीं हो सकता, ना ही इनपुट और आउटपुट हो सकता। स्टोरेज डिवाइस हमेशा याद रखना, जो मेमोरी होती है वो हमेशा स्टोरेज में जाती है। कोई भी मेमोरी हो वो हमेशा स्टोरेज में जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सामान्य इनपुट डिवाइस है। फिर दोबारा आपको इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है, तो बात करते हैं स्कैनर और मॉनिटर। मॉनिटर मैंने आपको अभी आउटपुट बताया था और स्कैनर है वो हमेशा इनपुट होता है। तो दोनों की अगर बात करें तो ऑप्शन गलत है। अगर 2 नंबर ऑप्शन की बात करें, माइक्रोफोन हमेशा इनपुट होता है और प्रिंटर हमेशा आउटपुट होता है। कीबोर्ड और प्रिंटर, कीबोर्ड इनपुट होता है, प्रिंटर आउटपुट। लेकिन हमको सिर्फ इनपुट सामान्य जो कोई डिवाइस होती है वो बतानी है, तो कीबोर्ड और माउस हमेशा इनपुट सामान्य डिवाइस में आएंगे। तो कीबोर्ड और माउस इसका आंसर है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में
कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट रिजल्ट को देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर जो भी सूचनाएं होती हैं उनको आप देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करोगे। जो भी सूचना है उनको सिर्फ देखना है। सूचना या आउटपुट रिजल्ट को देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा। अगर यहाँ पे ये बात करता कि जो भी सूचना है उसको आपको आउटपुट लेना है, मतलब प्रिंट आउट लेना है, तब तो हमारा उत्तर प्रिंटर सही हो जाता। अगर इसके अंदर बात करें ऑप्शन की 1 नंबर, तो प्रिंटर हमें आउटपुट देता है। सीपीयू मैंने आपको अभी बताया था, ये केंद्रीय संसाधन इकाई है जो एक मध्यम स्तर से काम कर रही है प्रत्येक डिवाइस के बीच, और कीबोर्ड हमेशा इनपुट होता ही है। तो मॉनिटर इसका आंसर सही हो जाएगा, जिसके द्वारा आप सूचनाएं आराम से देख सकते हैं। उसके बाद में कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो मैंने अभी आपको बता दिया था। कीबोर्ड के अंदर फंक्शन संख्या है, वो फंक्शन की जो संख्या है वो 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। तो कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड है वो अभी मैं आपको बता रहा था, इनपुट करने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, इनपुट करना। उसके बाद में कंप्यूटर के बारे में जो आपको बताया गया है उसको आप एक बार रिवीजन करोगे, और जो बेसिक परिचय है वो कंप्यूटर को ऑन करने का बताया गया है। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद जो भी स्क्रीन आपको सबसे पहले दिखाई देती है उसको मैंने आपको बताया था कि उसको हम डेस्कटॉप या होम स्क्रीन बोल सकते हैं। डेस्कटॉप या होम स्क्रीन पर जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फिलहाल, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तारित चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ तक आना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, आपका सॉल्यूशन हाथों-हाथ किया जाएगा। और जो मैंने आपको बताया है उसको आप एक बार रिपीट करना। और फिलहाल जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ काव्या क्लासेस नोट, जो हमारा खुद का चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। धन्यवाद।